हेलो एवरीवन। हम लोगों ने डेटर्स और क्रेडिटर्स वाले सम की स्टार्टिंग जो है वो हमने कर ली है, जिसमें क्या सिखाया था लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि जो परचेजिंग कंपनी है वो वेंडर कंपनी के डेटर्स और क्रेडिटर्स अपने बिजनेस में नहीं लेके जा रही है, पर क्या कर रही है, सिर्फ एज ए एजेंट उसको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। डेटर के पास से वो कलेक्शन करके देंगे और क्रेडिटर को वो पेमेंट करके देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ वेंडर कंपनी, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। वो पॉइंट हमने अगले वीडियो में देख लिया, और उसका जो शॉर्ट सम था हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने किया था, और इलस्ट्रेशन 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। होप आप सबने ट्राई किया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब हम करते हैं जो हमने शुरुआत से स्टार्ट किया था, नेट एसेट, परचेज कंसिडरेशन, गुडविल और जो सारी एंट्रीज थी, रिजोल्यूशन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने देख लिए हैं। और एक नया पॉइंट था जो वेंडर के डेटर्स और क्रेडिटर्स वाला, वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा है। तो आज एक ऐसा सम लेते हैं जिसमें सारे पॉइंट्स एक साथ आते हैं। जनरली आपको पूछेंगे तो ऐसा ही सम पूछेंगे जिसमें सारी चीज़ें एक साथ हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सम नंबर 24। IMP टिक मार्क करना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक साथ आपको दी गई है। द बैलेंस शीट ऑफ मेशर्स अतुल ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2010 इज एज अंडर, हमें बैलेंस शीट दी गई है। ओके, जिसमें कैपिटल है, रिजर्व फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग फंड, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और डेप्रिशिएशन फंड है। और असेट साइड से हमारे पास है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। On 1/4/2010, the Atulya Bharat Limited was incorporated with the capital of 15,000 equity shares of 100 each। ये याद रखना, 15,000 है वो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जो नई कंपनी क्रिएट हो रही है अतुल्य भारत लिमिटेड उसकी। मेशर्स अतुल ट्रेडर्स का बिजनेस वो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। द टर्म्स रिगार्डिंग द परचेज ऑफ द बिजनेस वर इज अंडर, उसके लिए हमें 6 नए एडजस्टमेंट दिए हैं, तो हम देख लेते हैं टर्न बाय टर्न। सबसे पहले, द अतुल्य भारत लिमिटेड टेक्स ओवर ऑल रियल असेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। यस, ये है नया पॉइंट। क्या कर रहा है अतुल्य भारत लिमिटेड है, वो अतुल ट्रेडर्स की सारी असेट्स और लायबिलिटी लेके जा रहा है, पर एक्सेप्ट मतलब क्या लेके नहीं जाएगा, तो डेटर और क्रेडिटर लेके नहीं जाएगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है गुडविल एट 125, लैंड एट 5 lakh and the other real assets and the liabilities are taken over at their book values। गुडविल की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में गुडविल की वैल्यू है तो हम उसे नेट एसेट में कंसिडर करेंगे, याद रखना। लैंड है 5 लाख, तो उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, तो हम लैंड की बुक वैल्यू नहीं लेंगे, ये 5 लाख जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी है वही लेंगे। उसके बाद बोला है लाइबिलिटी भी सारी हम लेके जाएंगे एज अ बुक वैल्यू। The company agrees to collect the debtor and pay off the creditor on behalf of the partnership firm। क्या बोल रहे हैं, हमने ये डेटर और क्रेडिटर अपने नए बिजनेस में नहीं लिए हैं, पर हम एज अ एजेंट उसके डेटर और क्रेडिटर अपने बिजनेस में दिखाएंगे। द कंपनी इज एंटाइल्ड टू गेट a 5% कमीशन ऑन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड 50% कमीशन ऑन डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स। ओके, जितना कलेक्शन हमें डेटर के पास से मिलेगा उसका 5% कमीशन मिलेगा, और जितना डिस्काउंट हम क्रेडिटर के पास से रिसीव करेंगे उसका हमें 50% मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे कमीशन की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो फोर्थ वाली है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द कंपनी कलेक्टेड अमाउंट फ्रॉम ऑल द डेटर्स एक्सेप्ट डेटर्स ऑफ ₹20,000। द डेटर्स वर अलाउड a 10% डिस्काउंट, 5% बैड डेट्स वॉज रिटन ऑफ, ऑल क्रेडिटर्स वर पेड एट 8% डिस्काउंट। ये फोर्थ पॉइंट के ऊपर से हम फाइंड करेंगे कि डेटर के पास से एक्चुअली हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है। ओके, उसके बाद फिफ्थ में हमें परचेज कंसिडरेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है, और लास्ट में बोल रहे हैं कि जो बाकी के रिमेनिंग शेयर्स हैं वो हम पब्लिक में इश्यू कर रहे हैं। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, यस ये मैंने पहले भी बोला था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दैट मीन्स हम नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो कंपनी शुरू करने के लिए जो भी बेसिक एक्सपेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो वो हमारी नई कंपनी का ही एक्सपेंस है, तो हम उसकी एंट्री भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है नेट एसेट की कैलकुलेशन से। ओके, तो यहाँ मैंने करके रखी है आपके लिए नेट एसेट की कैलकुलेशन। वन बाय वन हम उसे देखते हैं।
ओके, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल दिया था, इसलिए मैंने लिखा है गुडविल 1,25,000। देन आफ्टर बैलेंस शीट में दी गई है लैंड 2 लाख की, पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है लैंड 5 लाख, तो हम लेंगे लैंड 5। देन आफ्टर बिल्डिंग बुक वैल्यू 2 लाख, हमारे पास बिल्डिंग की बुक वैल्यू 240 है, और उसके सामने लाइबिलिटी साइड में डेप्रिसिएशन फंड है, उसको भी IM टिक मार्क करना। ये नया पॉइंट आपके लिए आया है, तो आप क्या करोगे, बिल्डिंग 2,40,000 दिया है, उसमें से जो डेप्रिसिएशन फंड है 40,000 वो माइनस करोगे, और जो नेट अमाउंट आएगी वही आप कंसिडर करोगे। ओके, डेप्रिसिएशन लिखने की 2 मेथड है, या तो हम क्या करते हैं हर साल बैलेंस शीट में असेट्स में से उतना डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट वैल्यू लिखते हैं, और या हम क्या करते हैं असेट्स जो परचेज की थी वही अमाउंट पे लिखते हैं और सामने डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है, नई मतलब न्यू नेट असेट काउंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग है 240 और सामने है डेप्रिसिएशन फंड, तो 240 में से डेप्रिसिएशन फंड माइनस करके जो बिल्डिंग की नेट अमाउंट आएगी वही हम कंसिडर करेंगे 2 लाख। ये चीज़ आप मार्क करके रखना ताकि आप भूल न जाए। वैसे ही सिमिलरली फर्नीचर में भी वही किया है, फर्नीचर 75,000 है बुक वैल्यू, और सामने उसका फंड दिया है 25,000, तो हम क्या करेंगे 75 माइनस 25, दैट इज नेट अमाउंट हम कंसिडर करेंगे 50,000। देन आफ्टर है इन्वेस्टमेंट्स 80,000, इन्वेस्टमेंट 80,000, उसके सामने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मीनिंग क्या होता है, मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट में क्या हो रही है, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, तो वो एक साथ हमें अपने बिजनेस में से ना निकालने पड़े, उसकी वजह से हम उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले से थोड़ी थोड़ी अमाउंट अपने फंड में क्रिएट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी हम नेट अमाउंट लेंगे 80,000 माइनस 10,000, जो फ्लक्चुएशन फंड है उसको माइनस करके लिखेंगे। ओके, ये बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट ये तीनों याद रखना। अगर सामने उसके डेप्रिसिएशन फंड या फ्लक्चुएशन फंड दिए गए हैं तो वो हम अपने बुक वैल्यू में से माइनस करके नेट अमाउंट आएगी वही कंसीडर करेंगे। उसके बाद स्टॉक दिया है 1,25,000। देन आफ्टर दिया है डेटर्स। यस, मैंने यहाँ डेटर्स नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें बोला ही है कि अतुल्य भारत लिमिटेड है, वो अतुल ट्रेडर्स के डेटर्स और क्रेडिटर्स लेके नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ डेटर्स नहीं लिखे। देन आफ्टर है कैश एंड बैंक 30,000, कैश 30,000, और लास्ट में दिया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो हमारी क्या है, फिक्टिशियस एसेट है, उसे हम कभी भी अपनी नेट एसेट की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते। याद रखना, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी क्या करो, जो नए नए पॉइंट्स आते हैं उसको ऐसे टिक मार्क करके रखो ताकि आपको याद होगी एग्जाम के टाइम में हमें ये सारे पॉइंट तो देखने ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये डेप्रिसिएशन फंड है, जिसकी इफेक्ट है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसे हम क्या करेंगे टिक मार्क करके रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी हमने असेट्स लिख दी। उसके बाद आएगी लाइबिलिटी की टर्म। लाइबिलिटी में पहले तो कैपिटल है जो हम नहीं लिखते, उसके बाद रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड हमारी लाइबिलिटी में है, रिजर्व फंड भी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसका हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में से फ्लक्चुएशन फंड माइनस कर दिया और जो नेट अमाउंट थी वही हमने इन्वेस्टमेंट में कंसिडर की थी। जैसे हम बैड डेट रिजर्व में करते थे, पहले के सब में डेटर में से बैड डेट रिजर्व माइनस करके जो आते हैं वही हम लिखते हैं, तो इसमें भी सेम करना है, फंड है वो माइनस कर देना है। यस, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये फंड हमारा नहीं है, एम्प्लॉयज का है, मतलब ये क्या होगी हमारी लाइबिलिटी होगी, तो ये हम लिखेंगे एम्प्लॉयज प्रॉफिट शेयरिंग फंड 25,000। उसके बाद बैंक लोन है, तो बैंक लोन भी हमारी लाइबिलिटी होगी, बैंक लोन 1,75,000। उसके बाद क्रेडिटर्स दिए गए हैं, और क्रेडिटर्स हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अतुल्य भारत लिमिटेड है वो डेटर और क्रेडिटर्स लेके नहीं जा रहे हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है बिल्डिंग और फर्नीचर का, जिसके हमने इफेक्ट यहाँ बिल्डिंग और फर्नीचर की बुक वैल्यू के साथ ले ली है। ओके, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी हमें मिल जाएगी नेट असेट्स 11 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 9 लाख। ओके, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग फंड है वो भी हमारा क्या है, लाइबिलिटी। पर अगर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है वर्कमैन एक्सीड
एक्सीडेंट फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड दिया जाता है तो वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो ही हम उसको पेमेंट करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो वो हमारी लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो ही हम उसे क्या करेंगे, पैसे देंगे, अदरवाइज हमें उनको पैसे नहीं देंगे। सो वर्कमैन एक्सीडेंट फंड हो तो वो हम नहीं कंसिडर करेंगे, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो तो वो हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट है वो हमारा नहीं है, एम्प्लॉयज का। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है, नेट एसेट। उसके बाद का हमारा जो स्टेप है वो है परचेज कंसिडरेशन। यस, परचेज कंसिडरेशन में क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट हमें दिया गया है कि परचेज कंसिडरेशन में कैसे पेमेंट कर रहे हैं। सो परचेज कंसिडरेशन में उन्होंने बोला है कि इक्विटी शेयर दे रहे हैं 7500 की, 7500 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हो जाएगा 7,50,000। उसके बाद डिबेंचर दे रहे हैं, डिबेंचर भी कितने, 1000 डिबेंचर है, ईच ₹100, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 1000 है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 1 लाख। और उसके बाद कैश है, रिमेनिंग बोला है कैश में देंगे, तो मैंने आपको पहले भी बोला था अगर गुडविल है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रहे हैं, दैट मीन्स परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। तो नेट एसेट आई हमारी 9 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन भी इतना ही होगा। सो 9 लाख यहाँ लिखेंगे और बाकी की जो अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, मिसिंग अमाउंट फाइंड करेंगे कैश की 50,000। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा नेट एसेट, सेकेंड स्टेप हमारा परचेज कंसिडरेशन, थर्ड स्टेप आता है हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। पर गुडविल तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी दी गई है, तो हम गुडविल की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सीधा आता है हमारी जनरल एंट्रीज पे। जनरल एंट्रीज में मैंने आपको 2 एंट्री करवाई है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 9 लाख टू अतुल ट्रेडर्स अकाउंट 9 लाख। अगर आपने इलस्ट्रेशन देखे होंगे तो उसमें क्या किया है, इलस्ट्रेशन में अलग अलग एंट्री की बजाय एक कंबाइंड एंट्री करवा दी है। आपको जो भी एंट्री याद हो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इलस्ट्रेशन में करवाया वो गलत है और या मैंने करवाया वो गलत है, दोनों एंट्री सही है। हमें जनरल एंट्रीज में हमने सीखा ही है, या आप क्या कर सकते हो, 2 डिफरेंट एंट्रीज कर सकते हो, और या आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। अगर आपको देखना हो तो टेक्स्ट बुक में भी दिया है, पेज नंबर 4 के ऊपर दिया गया है। यस, हमने कौन सी एंट्री की है, ये की है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और फिर क्या करते हैं, सारी असेट्स वो लेके जाते हैं, लाइबिलिटी लेके आते हैं, और बिजनेस परचेज अकाउंट हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उसके अलावा इलस्ट्रेशन में जो है वो सारी ये एंट्री की गई है, कंबाइंड एंट्री, असेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट और वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, ये एंट्री उन लोगों ने की है, पर हम जो कर रहे हैं वो 2 अलग अलग एंट्री कर रहे हैं, तो वो भी सही है। अगर आपको कंबाइंड एंट्री याद होती है तो आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, दोनों सही है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 9 लाख टू अतुल ट्रेडर्स अकाउंट 9 लाख, ये हमने की पहली एंट्री। उसके बाद दूसरी एंट्री हम करते हैं, जो असेट से वो सारी लेके आएंगे और लाइबिलिटी भी लेके आएंगे। सो नेट एसेट में से ही वैल्यू हम लेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट 125, लैंड 5 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 50,000, इन्वेस्टमेंट 70,000, स्टॉक है 125 और कैश है 30,000। सामने लाइबिलिटी है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड है एम्प्लॉयज का 25,000, बैंक लोन है 1,75,000, और यहाँ जो हमने बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट किया था उसको हम कर देंगे बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट ₹9 लाख। ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री अब आएगी तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में हमें क्या करना है, उनको असेट्स और लाइबिलिटी हमने ले ली, अब क्या करेंगे, हम उनको पेमेंट करेंगे। पेमेंट हमने कैसे किया, परचेज कंसिडरेशन में से ही इंफॉर्मेशन दी है। अतुल ट्रेडर अकाउंट हमने यहाँ क्रेडिट किया था, उसको कर देंगे डेबिट। सामने हम उसको क्या दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं 7,50,000, डिबेंचर्स दे रहे हैं 1 लाख, और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो दे रहे हैं कैश में 50,000। ओके, फोर्थ एंट्री अब आएगी। उन्होंने बोला है जो बाकी के शेयर है वो हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक इश्यू कर रहे हैं। पब्लिक इश्यू कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितने शेयर थे, इक्विटी शेयर्स बोला था
ऑथोराइज कैपिटल 15,000 की थी, उसमें से 7,500 तो हमने परचेज कंसिडरेशन में दे दिए, तो बाकी के जो 7,500 बचे वो हम क्या करेंगे, पब्लिक इश्यू करेंगे। ओके, सो पब्लिक इश्यू करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट, पर उन्होंने बोला है कि 20% प्रीमियम से हमने इश्यू किया है, सो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 120, 120 कैसे, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और 20% हमारा क्या है, प्रीमियम है, सो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 120। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 7,500 इंटू 100 और बाकी का जो है सिक्योरिटी प्रीमियम 7,500 इंटू 20, सो अमाउंट आ जाएगी 750 और 150। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पेमेंट करें। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी हमारा शुरुआत का जो एक्सपेंस होता है वो, तो उसकी एंट्री क्या होती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने क्या किया है, पेमेंट किया है, सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ तक का सम था वो पहले भी हम ऐसे ही करते थे। अब आएगा नया पॉइंट। नया पॉइंट क्या है, जो डेटर वाला था वो हम यहाँ कंसिडर करेंगे। ओके, उन्होंने बोला था कि डेटर्स और क्रेडिटर्स वो है अतुल्य भारत लिमिटेड लेके नहीं जा रहे हैं, तो मैंने आपको इस वीडियो से आगे वाले वीडियो में ही सिखाया था कि अगर लेके नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक वेंडर का है वो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। वेंडर का सस्पेंस अकाउंट वो क्या है, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ डेटर और क्रेडिटर की ही एंट्री लिखेंगे। डेटर से पेमेंट मिलेगा वो लिखेंगे, कलेक्शन जो मिलता है वो, और क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करते हैं वो मिलेगा, वही एंट्री हम उसमें लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स हम सस्पेंस अकाउंट में लेके जाएंगे। कल भी बोला था मैंने, मतलब अगले वीडियो में बोला था मैंने कि या आप दोनों अलग अलग एंट्री कर सकते हो और या आप कंबाइन एंट्री कर सकते हो। मैंने यहाँ कंबाइन एंट्री की है। अतुल डेटर्स ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो अतुल्स डेटर अकाउंट डेबिट 1,20,000। बैलेंस शीट में भी डेटर्स में से बैड डेट माइनस करके जो बुक वैल्यू लिखी है 120 वही कंसीडर करना है। 2 अतुल्स क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। 2 अतुल सस्पेंस अकाउंट, ये हमने क्या किया है, नया क्रिएट किया है। उसमें कौन सी अमाउंट आएगी, जो डेटर्स और क्रेडिटर्स की डिफरेंस की अमाउंट होगी वो यहाँ लिखेंगे 45,000। ठीक है, क्लियर है। अतुल्स डेटर्स अकाउंट डेबिट 120, अतुल्स क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 75 एंड अतुल्स सस्पेंस अकाउंट 45,000। साथ में आप क्या करो, अतुल्स का सस्पेंस अकाउंट है वो पहले से ही साथ में बना लो, ताकि आप क्या कर सको, जो जनरल एंट्री करो उसकी पोस्टिंग भी आप साथ साथ कर सको। तो मैंने पीछे बनाया है अतुल्स सस्पेंस अकाउंट, ये रहा। अतुल सस्पेंस अकाउंट में क्या हो रहा है, यहाँ डेटर्स आएंगे 1,20,000 और क्रेडिटर्स आएंगे 75,000। कैसे करते हैं, डेटर्स ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो डेटर्स को हमने डेबिट किया था, तो अतुल सस्पेंस अकाउंट हुआ क्रेडिट 1,20,000, और क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, तो डेबिट क्या करेंगे, अतुल सस्पेंस अकाउंट, तो अतुल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 75,000। जो हमने एंट्री की उसकी हमने क्या दे दी, इफेक्ट दे दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आएगी कलेक्शन की बारी और पेमेंट की बारी। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटर के कलेक्शन के लिए, ये आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स, कितनी अमाउंट हमें डेटर के पास से मिल रही है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। टोटल डेटर्स हमारे कितने थे, 1,20,000। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 4 में आइए, क्या बोला है, द कंपनी कलेक्टेड द अमाउंट फ्रॉम ऑल द डेटर्स एक्सेप्ट डेटर्स ऑफ 20,000। मतलब 1,20,000 के टोटल है, उसमें से हम 20,000 के जो डेटर है उसके पास से हमने कलेक्शन नहीं किया है। जिसके पास से हमने कलेक्शन नहीं किया है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसको लिख देंगे येट टू बी कलेक्टेड। अभी कलेक्ट नहीं किया है, बाद में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो येट टू बी कलेक्टेड 20,000। बाकी के बच्चे अब हमारे पास 1 लाख। दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि डेटर्स वर अलाउड 10% डिस्काउंट एंड 5% बैड डेट। ओके, अब हमारे पास नेट डेटर्स कितने हैं, 1 लाख के हैं। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको यार मतलब पता चल जाएगा कि पहले कौन सा माइनस करना है, बैड डेट माइनस करना है या डिस्काउंट माइनस करना है। तो आप सोचो, हमें पैसे मिलेंगे तो हम उनको डिस्काउंट देंगे ना, और बैड डेट का मतलब क्या है, इतनी अमाउंट हमें मिलेगी ही नहीं।
तो ऑलवेज याद रखना, जब हमारे पास ये नेट डेटर्स हो उसमें से पहले हम बैड डेट माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया इतने पैसे नहीं मिलेंगे। सो 1 लाख में से 5% माइनस करेंगे तो 5000 बैड डेट आ जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? 95,000। अब 95,000 ऐसे डेटर्स है जो हमें पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कि 95,000 के डेटर के पास से हमें पैसे मिल रहे हैं। जितने लोगों के पास से हमें पैसे मिलेंगे उनको ही हम डिस्काउंट देंगे। ओके, पहले कभी भी ऐसा मत करना 1 लाख का 10% कर दिया डिस्काउंट और बाद में बैड डेट करना, ऐसे नहीं होता। पहले हमें पता चल गया बैड डेट इतने पैसे नहीं मिलेंगे और बाद में जो जितने पैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उनको डिस्काउंट देंगे। ठीक है, सो 95,000 इंटू 10%। यहाँ बैड डेट रिजर्व की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैड डेट रिजर्व की इन्फॉर्मेशन दे तो उसके बाद आपको बैड डेट रिजर्व की भी इफेक्ट देनी होगी। यहाँ नहीं है तो मैंने डैश किया है, पर ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। पहले टोटल डेटर्स, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम उन डेटर्स के पास से अभी कलेक्शन करने नहीं जाते तो वो माइनस करेंगे, उसके बाद बैड डेट्स, उसके बाद डिस्काउंट और उसके बाद बैड डेट रिजर्व। लास्ट में जो अमाउंट आएगी वो होगी हमारी कैश रिसीव्ड। ओके, कैश रिसीव्ड कैसे फाइंड किया अच्छे से एक बार समझ लो, अगर ना समझ में आए तो मुझे बता देना। कैश रिसीव्ड हमने फाइंड कर लिया है। कैश रिसीव्ड हमारा आया 85,500। तो अब उसकी एंट्री कर लेते हैं। हमें बैंक में से मिलेंगे, बैंक से मिलेंगे, ओके, बैंक थ्रू हमें पैसे मिलेंगे। सो 85,500 बैंक अकाउंट डेबिट 85,500। कितनी अमाउंट हमें नहीं मिल रही है? ओके, तो हमने यहाँ जो कैलकुलेशन की थी उसमें से ये बैड डेट्स है वो हमें नहीं मिल रहा है और जो हमने डिस्काउंट दिया है वो अमाउंट हमें नहीं मिल रही है। आप बोलोगे मैम हमने 20,000 भी तो माइनस करके रखा है, वहां से भी तो हमें अमाउंट नहीं मिल रही है, पर उनके पास से हमने कलेक्शन ही नहीं किया है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। ओके, उनके पास से हम बाद में पैसे कलेक्शन के लिए जाएंगे तो ये 20,000 अमाउंट है वो नहीं मिली, ऐसा नहीं है। ये अभी भी हमारे डेटर्स ही रहेंगे, डेटर्स हैं और डेटर्स ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास हमने कलेक्शन के लिए नहीं बोला है। ओके, सो यहाँ हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 85,500 जितनी हमें अमाउंट मिली है। बाकी की जो अमाउंट हमें नहीं मिल रही है 14,500, कैसे? 5,000 बैड डेट है और 9,500 हमने डिस्काउंट दिया है। तो ये जो है वो हमारी क्या है, लॉस है, इतने पैसे हमें कम मिले हैं। तो वो हम कहाँ लेके जाएंगे, अतुल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और सामने हम क्रेडिट करेंगे टू अतुल्स डेटर अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। मैंने यहाँ 120 नहीं किया है, 1 लाख ही किया है, क्योंकि 20,000 अभी भी हमारे डेटर्स ही हैं। ठीक है, ओके। वैसे ही जैसे हमने डेटर के पास से कलेक्शन किया है वैसे हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। अगर क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, उन्होंने बोला है कि हमें क्रेडिटर के पास से 8% डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। टोटल जो हमारे क्रेडिटर्स थे 75,000, अब हम वो उसको क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि वो अब हमारे क्रेडिटर्स नहीं है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट हमने डेबिट किया 75,002। अब हमें उन्हें पेमेंट करना है तो बैंक थ्रू पेमेंट करेंगे। सो टू बैंक अकाउंट 69,800। कैसे आया, तो 8% डिस्काउंट बाद करके ही आएगा। 8% डिस्काउंट है तो ये हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट यानी बेनिफिट होगा। इतने पैसे हमने कम दिए हैं। तो 75,000 इंटू 8% दैट इज 6,000 हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो हम बैंक में से पेमेंट कितना करेंगे, सिर्फ 75,000 माइनस 8,000, ओनली 69,000 है, वही हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों की हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं सस्पेंस अकाउंट में। ओके, ये क्या 6th एंट्री में क्या है, अतुल सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो अतुल के सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे, अमाउंट लिखेंगे 14,500, और ये 14,500 किसकी वजह से है, तो अतुल के डेटर्स की वजह से। सो टू अतुल डेटर्स। ओके, सिमिलरली अतुल सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड आएंगे। क्रेडिट साइड आके हमने अमाउंट लिखी है 6,000, और वो किसकी वजह से है, तो अतुल के क्रेडिटर्स की वजह से, तो बाय अतुल्स क्रेडिटर्स। ओके, क्लियर। उसके बाद जो आएगी वो आएगी हमारी कैलकुलेशन कमीशन। हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया और हमने डेटर के पास से कलेक्शन भी कर लिया। अब बारी आएगी हमारे फायदे की, जो हो गए कमीशन।
हमारा यानी मैं अपने आप को क्या बोल रही हूँ, परचेजिंग कंपनी बोल रही हूँ, क्योंकि हम किसकी बुक में ये सब कर रहे हैं, परचेजिंग कंपनी की बुक में कर रहे हैं, इसलिए। ओके, यहाँ कमीशन की एंट्री में क्या करेंगे, कमीशन में बोला है उन लोगों ने जितनी अमाउंट हम डेटर के पास से कलेक्ट कर रहे हैं उसका 5% ही हमें मिलेगा। ओके, डेटर के पास से हमने कितनी अमाउंट कलेक्ट की थी, 85,500, तो डेटर्स का कमीशन हमें कितना मिलेगा, 85,500 मल्टीप्लाई बाय 5%। ओके, सो आंसर आएगा 4275। और क्रेडिटर्स में बोला है कि उनके पास से जितना डिस्काउंट रिसीव्ड होगा उसका 50%, तो यहाँ हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 6,000, तो कमीशन में 6,000 के 50% दैट इज 3,000। ओके, तो हमारा टोटल कमीशन हुआ 3,000 प्लस 4,275 दैट इज 7,275 रुपीज हमारा क्या हुआ, कमीशन। वो भी हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में से ही लेंगे। ठीक है, तो सस्पेंस उसकी एंट्री क्या करेंगे, अतुल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अतुल के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ओके, ये हम सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ बना हमारी बुक में रहे हैं, पर किसकी वजह से बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, वेंडर के लिए बना रहे हैं। तो ये अतुल सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्योंकि उसके लिए वो एक्सपेंस है, टू कमीशन अकाउंट 7275। ओके, ये एंट्री याद रखना। इसकी इफेक्ट भी कैसे आएगी बैलेंस शीट में वो मैं आपको सिखाती हूँ। ओके, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट बंद कर देंगे, उसकी भी हमें एंट्री करनी होगी। सस्पेंस अकाउंट बंद करने में यहाँ हमने अतुल अकाउंट डेबिट किया है, तो अतुल के अकाउंट में डेबिट करेंगे 7275 टू कमीशन। ओके, और यहाँ मैंने एक टिक मार्क लगाया है, वो खास याद रखना, क्योंकि हमने 20,000 डेटर के पास से अभी भी कलेक्शन नहीं किया है, वो 20,000 का कलेक्शन बाकी है, तो यहाँ अतुल के सस्पेंस अकाउंट में वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आएगी 20,000 की। ओके, ये क्या है, डेटर्स है जो हमने कलेक्शन नहीं किया है उसके, सो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 20,000। ओके, और बाकी की जो डिफरेंस की अमाउंट होगी, इसका टोटल करके जो बाकी के डिफरेंस की अमाउंट मिलेगी वो हम क्या कर देंगे, अतुल को वापस दे देंगे। अतुल का अकाउंट बंद कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट, अतुल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इतनी पेमेंट हम उसको वापस कर देंगे, जो बैलेंस आई है 9225। जनरली क्या होता है, अतुल का सस्पेंस अकाउंट बंद ही हो जाता है, पर यहाँ उसकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रही है, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि हमने 20,000 डेटर्स नहीं कलेक्शन किया है उसकी वजह से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये 8 और 9 की एंट्री में हमें याद रखना है कि ये जो कमीशन है उसके हम इफेक्ट कहाँ देंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, जिन अकाउंट्स की बैलेंस बाकी वही अकाउंट्स हम अपने बैलेंस शीट में लिखते हैं, बाकी के अकाउंट्स हम अपने बैलेंस शीट में नहीं लिखते, क्योंकि बाकी के अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ कमीशन का अकाउंट आपने देखा होगा कि यहाँ हमने क्रिएट किया, पर किसी भी एंट्री में वो कमीशन का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। दैट मीन्स ये कमीशन के अकाउंट की क्या है, बैलेंस है। सो कमीशन के अकाउंट की बैलेंस की हम इफेक्ट कहाँ देंगे, आपको मैंने सबसे पहले जब वीडियो में सारी नेट एसेट और कैलकुलेशन सिखाई थी, वहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा था कमीशन के बारे में। यस, याद ना हो तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, commission must be added into cash and deducted from the goodwill। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कमीशन की इफेक्ट हम कैसे देंगे, तो उतनी अमाउंट हम गुडविल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इतनी अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, कम पेमेंट करेंगे उसको। गुडविल क्या है, गुडविल हमें पता है कि नेट एसेट से हम ज्यादा अगर पेमेंट करते हैं तो ही गुडविल आती है। ओके, पर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपना कमीशन वहां से ले लेते हैं, तो गुडविल उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उतनी अमाउंट हम क्या कर देंगे, अपने कैश में ऐड कर देंगे। सो गुडविल में से हम माइनस करेंगे और कैश में ऐड करेंगे। ओके, तो देखते हैं हमारे सम में पीछे। ओके, यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाई हुई है, आपको हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल ही बनानी है। मैं सभी के सम चेक कर रही हूँ, सबको वर्टिकल ही बैलेंस शीट बनानी है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट कोई भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट आपके सिलेबस में से निकल गई है, आपको अब वर्टिकल बैलेंस शीट ही बनाना है। ठीक है, समझ में आया। ओके,
तो आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल में मैंने यहाँ लिखा है गुडविल हमारी थी 1,25,000, उसमें से क्या कर दिया है मैंने 7,275 माइनस कर दिया है। क्यों माइनस किया है? क्योंकि वो क्या है, कमीशन की अमाउंट है, तो वो कमीशन की अमाउंट हम अपने में नहीं लिखेंगे। क्लियर है? ओके। उसके बाद मैंने बोला था ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रही है, मतलब इस साल हमने डेटर के पास से कलेक्शन नहीं किया है, पर आगे हम क्या करेंगे, उसके पास से कलेक्शन करके अतुल को वापस दे देंगे। यानी ये अतुल सस्पेंस अकाउंट है, वो अभी हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। ओके, तो आप ये अदर लाइबिलिटी में लिखोगे अतुल सस्पेंस अकाउंट 20,000। ओके, ये क्या है, हमारी अदर लाइबिलिटी है। ये अभी हमने अतुल को नहीं दी है, पर बाद में कलेक्ट करके उससे पास डेटर के पास से हम कलेक्ट करके अतुल को वापस देंगे। तो ये है हमारी अदर लाइबिलिटी। और जो डेटर्स यहाँ हमने डेबिट साइड इफेक्ट दी, तो बैलेंस शीट में भी हम दिखाएंगे, क्योंकि डेटर्स अभी 20,000 के अभी बाकी है कलेक्शन के लिए। तो आप बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल में 20,000 के डेटर्स दिखाओगे। बाकी के जो सम होंगे उसमें कहीं भी अगर ऐसा नहीं है येट टू बी कलेक्टेड, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। पर इस सम में येट टू बी कलेक्टेड है, अगर येट टू बी कलेक्टेड हो तो यहाँ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगी। जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगी वो आप कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में अदर लाइबिलिटी में अतुल सस्पेंस अकाउंट। और उतने डेटर अभी बाकी है, तो ट्रेड रिसीवेबल में भी आप लिखोगे डेटर्स 20,000। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमारी फिक्टिशियस एसेट है, भूलना मत। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का भी अकाउंट हमने ओपन किया है पर क्लोज नहीं किया है, तो उसकी भी बैलेंस बाकी है, तो हम लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट एज अ फिक्टिशियस एसेट। वो हमारी क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। ओके, बाकी तो सब नॉर्मल है। जहां जहां मैंने टिक मार्क्स लगाए वो टिक मार्क आपको याद रखने हैं। जैसे अतुल सस्पेंस अकाउंट जनरली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ अभी डेटर से अमाउंट कलेक्ट करना बाकी है, उसकी वजह से वो हमारी लाइबिलिटी है। यहाँ हमने उसकी अमाउंट बताई, तो यहाँ भी इतने डेटर्स अभी हमारे बुक में होंगे, तो डेटर्स अकाउंट 20,000। देन आफ्टर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमारी फिक्टिशियस एसेट है, वो भी हम क्या कर देंगे, लिखेंगे अदर असेट्स में। ओके, अब कैश और बैंक की बैलेंस हम कैसे फाइंड करें वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ओके, कैश हम कितनी लेके आए थे, ओके, हम एंट्री में ही देख के लिखेंगे। कैश जो हमारी डेबिट थी वो थी 30,000, ओके, जो हम अतुल के पास से लेके आए थे। फिर एंट्री में, सेकेंड एंट्री में हम क्या करें, उसको इतनी कैश वापस दे रहे हैं। ओके, या आप क्या करो, डेबिट के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो और नीचे सारी क्रेडिट की एंट्री लिखो, जो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। प्लस माइनस सब एक साथ में लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हो, डेबिट के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो और क्रेडिट के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो। तो क्रेडिट एंट्री में कैश आई 50,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 50,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हमारी बैंक आ रही थी, जो हमने पब्लिक इश्यू किए थे डेबिट करके। ओके, यहाँ हमने बैंक डेबिट किया था, कितने से, ₹9 लाख से। ओके, तो डेबिट के साइड मैंने लिख लिया। देन आफ्टर हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पेमेंट किया था, तो बैंक वापस से क्रेडिट हो रहा है। यहाँ हम बैंक क्रेडिट करेंगे कितनी अमाउंट से, 50,000, जो हमारा क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। ओके, नेक्स्ट एंट्री में जब हम कलेक्शन कर रहे हैं तब हमारा बैंक डेबिट हुआ था। यस, डेटर के पास से कलेक्शन कर रहे हैं तब भी हमारा बैंक डेबिट हुआ था 85,500। उसकी तरह ही नीचे की साइड में हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया था, तो बैंक क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, 69,000 से हमने क्रेडिट किया था। उसके बाद अब अतुल की जो सस्पेंस अकाउंट की जो बैलेंस आई थी वो हमने उसको वापस कर दी है, तो बैंक अकाउंट वहाँ भी क्रेडिट हुआ है 9225। अब क्या करेंगे, डेबिट का प्लस करेंगे और क्रेडिट का प्लस करेंगे। ओके, डेबिट में 30,000 प्लस 9 लाख प्लस 85,500, तो टोटल हुआ 10,15,500। ओके, और क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे 50 प्लस 50 69,000 और 9225, तो टोटल हुआ 1,78,225। ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
So 10,15,500 minus 1,78,225. तो आंसर आ गया हमारा 8,37,275. ओके, ये तो हम कर रहे हैं वैसे ही है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ हमें क्या करना है, कमीशन की अमाउंट ऐड करनी है. क्या करेंगे, गुडविल में से हमने क्या किया है, माइनस किया है, और यहाँ हम हमारा जो कमीशन होगा वो क्या कर देंगे, प्लस करेंगे. ये इफेक्ट याद रखना, हमारा कमीशन था 7275. तो अब आप अपनी बैलेंस शीट में कैश और बैंक कितना लिखोगे, 8,44,550. ओके, याद से कमीशन बैंक अकाउंट में क्रेडिट या क्रेडिट नहीं प्लस करना है. ओके, और गुडविल में से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे. यहाँ ये सम कंप्लीट होता है. वर्टिकल बैलेंस शीट आपको खुद बनानी है, ठीक है. मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखाया है और फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको करना है. आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है, टिक मार्क लगाना, क्योंकि अगर आप ये करके जाओगे तो आपको इजी एडजस्टमेंट तो वैसे भी आ जाएंगे. ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड एडजस्टमेंट थे, वो मैंने सम आपको करवाया है. ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप टिक मार्क करके रखना, हम चैप्टर खत्म होगा तब एक लाइव सेशन भी रखेंगे, तब आप मुझे पूछ सकते हैं. आपको आज होमवर्क में क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 दोनों आप कर सकोगे. ये सस्पेंस अकाउंट रिलेटेड ही है. कमीशन की एंट्री भूलना मत, गुडविल में से माइनस करना और कैश में ऐड करना. ओके, थैंक यू सो मच.